नमस्कार, डीडी न्यूज देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं शहला निगार। बुलेटिन की शुरुआत में सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। मिशन पूर्वोत्तर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मिजोरम में रेल लाइन का उद्घाटन कर 3 ट्रेनों को दिखाई हरी झंडी। कहा, आज से देश के रेलवे मानचित्र पर होगा आइजोल। पिछली सरकारों पर पूर्वोत्तर की अनदेखी करने का लगाया आरोप। मणिपुर दौरे पर पीएम मोदी आज 8,500 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट की करेंगे शुरुआत। गुवाहाटी में भूपेन हजारिका शताब्दी समारोह में भी होंगे शामिल। नेपाल में अगले साल 5 मार्च को होंगे आम चुनाव। पीएम मोदी ने अंतरिम प्रधानमंत्री सुशीला कार्की को दी बधाई। कहा, नेपाल में शांति, प्रगति और समृद्धि के लिए भारत पूरी तरह से प्रतिबद्ध। हांगकांग ओपन के फाइनल में पहुंची भारत के सात्विक साईराज, रंकीरेड्डी और चिराग शेट्टी की जोड़ी। लक्ष्य सेन भी फाइनल में जगह बनाने की करेंगे कोशिश। तो आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आइजोल में 9,000 करोड़ रुपए से अधिक की लागत वाली कई विकास परियोजनाओं का शिलान्यास किया और उद्घाटन किया। इन परियोजनाओं से रेलवे, सड़क मार्ग, ऊर्जा, खेल सहित कई क्षेत्रों को लाभ पहुंचेगा। विश्व स्तरीय बुनियादी ढांचे और अंतिम छोर तक कनेक्टिविटी के प्रति अपनी प्रतिबद्धता के अनुरूप प्रधानमंत्री ने 8,070 करोड़ रुपए से अधिक लागत वाली बैराबी सैरांग नई रेल लाइन का उद्घाटन किया, जिससे मिजोरम की राजधानी पहली बार भारतीय रेल नेटवर्क से जुड़ गई है। तो सड़क अवसंरचना को बढ़ावा देने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कई सड़क परियोजनाओं की भी आधारशिला रखी और इनमें आइजोल बाईपास रोड, थेंजोल सियालसुक रोड और खानकाउन रोंगुरा रोड शामिल हैं। प्रधानमंत्री ने लोंगचलाई सियाहा रोड पर छिमटुईपुई नदी पुल का भी शिलान्यास किया। ये सभी मौसमों में संपर्क प्रदान करेगा और यात्रा के समय को 2 घंटे कम कर देगा। ये पुल कलादान मल्टी मॉडल ट्रांजिट ढांचे के तहत सीमा पार व्यापार को भी बढ़ावा देगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खेल विकास के लिए खेलो इंडिया बहुउद्देशीय इंडोर हॉल की आधारशिला रखी। क्षेत्र में ऊर्जा अवसंरचना को मजबूत करते हुए प्रधानमंत्री ने आइजोल के मुआलखांग में 30 TMTPA क्षमता वाले LPG बॉटलिंग प्लांट का शिलान्यास किया। उन्होंने प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम योजना के तहत कवरेथा में आवासीय विद्यालय का भी उद्घाटन किया। उन्होंने सभी के लिए गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के अपने विजन को आगे बढ़ाते हुए प्रधानमंत्री ने तेलंगाना में एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय का भी उद्घाटन किया। प्रधानमंत्री इस अवसर पर 3 नई एक्सप्रेस ट्रेनों सैरांग आनंद विहार टर्मिनल, राजधानी एक्सप्रेस, सैरांग गुवाहाटी एक्सप्रेस और सैरांग कोलकाता एक्सप्रेस को भी हरी झंडी दिखाई। आइजोल अब एक राजधानी एक्सप्रेस के माध्यम से दिल्ली से सीधा जुड़ जाएगा और इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वोट बैंक की राजनीति करने वाले दलों को भी आड़े हाथों लिया और कहा कि मिजोरम जैसे राज्यों सहित पूरे पूर्वोत्तर को इस रवैये की वजह से बहुत ज्यादा नुकसान उठाना पड़ा है। For a long time, some political parties in our country practice vote bank politics. Their focus was always on places which had more votes and seats. The entire Northeast, including states like Mizoram, suffered greatly because of this attitude. But our approach is very different.
those who were earlier neglected are at the forefront now. Those who were once marginalized are the mainstream now. For the past 11 years, we have been working for the development of the Northeast. पीएम मोदी ने कहा कि जीएसटी के अगले सुधारों से भारतीय परिवारों का जीवन आसान हो जाएगा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के शासनकाल में दवाइयों और बीमा पर भारी कर और लगाया गया है। Recently, next generation GST reforms have been announced. This means lower taxes on many products, making life easier for families. Before 2014, even daily essential like toothpaste, soap and oil were taxed at 27%. Today, only 5% GST is applicable. During Congress rule, medicines, test kits and insurance policies were heavily taxed. That is why healthcare was expensive and insurance was out of reach for ordinary families. But today, all these have become affordable. The new GST rates will also make medicines for serious diseases like cancer more inexpensive. और इस मौके पर रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने डीडी न्यूज के साथ एक्सक्लूसिव बातचीत में कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विजन की वजह से मिजोरम में रेलवे लाइन का शुभारंभ हो पाया है, जो कि नॉर्थ ईस्ट के लिए एक नए युग की, एक नए चैप्टर की शुरुआत है। हमारे सहयोगी राजेश राज ने आइजोल में अश्विनी वैष्णव से खास बातचीत की है, आइए आपको सुनवाते हैं। सूचना और प्रसारण और रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव अभी मिजोरम की राजधानी आइजोल में मौजूद हैं, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए रेलवे की कई महत्वपूर्ण परियोजनाओं का उद्घाटन किया है। रेल मंत्री हमारे साथ हैं। वैष्णव साहब, मिजोरम जो है कहा जाता है कि प्रकृति की गोद में है, रेलवे लाइन नहीं था, प्रधानमंत्री जी ने रेलवे लाइन से कनेक्ट किया, क्या पहली? आज माननीय प्रधानमंत्री जी ने लैंड ऑफ ब्लू माउंटेन्स के इस सुंदर प्रदेश मिजोरम को रेलवे के साथ जोड़ा है। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा। उनके कमिटमेंट के कारण, उनके फोकस के कारण, उनके मेटिकुलस एग्जीक्यूशन के कारण आज मिजोरम डायरेक्टली कनेक्ट हो गया है। आज 3 गाड़ियाँ शुरू हुई है। दिल्ली के लिए राजधानी एक्सप्रेस आइजोल से, सेकेंड गुवाहाटी के लिए मिजोरम एक्सप्रेस जो कि डेली चलेगी, तीसरा कोलकाता के लिए कोलकाता मिजोरम एक्सप्रेस। इससे मिजोरम के सभी नागरिकों को बहुत सुविधाएं मिलेंगी। एक तरीके से एक नई लाइफलाइन बन गई है। सीमेंट, स्टील बाहर से लाना आसान होगा। यहाँ के बहुत सुंदर सुंदर एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स हैं, बहुत सुंदर टेक्सटाइल के प्रोडक्ट्स हैं, उन सबको देश भर में ले जाना आसान होगा। क्या गुड्स ट्रेन की भी व्यवस्था? जल्दी ही, परसों से गुड्स ट्रेन चलेगी। आजादी के 78 साल बाद रेलवे लाइन का तोहफा मिला है। मोदी जी ने जिस तरह से एक्ट ईस्ट की पॉलिसी की है, उसके कारण पूरे नॉर्थ ईस्ट में डेवलपमेंट का एक नया चैप्टर खुला है। चलिए, बहुत शुक्रिया रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव, जिनका कहना है कि मोदी जी ने जिस तरीके से डेवलपमेंट का एक नया चैप्टर खोला है, उससे मिजोरम को सबसे बड़ा लाभ मिला है और मिजोरम अब रेल लाइन से कनेक्ट हो गई है। कैमरामैन मोंटी के साथ आइजोल से मैं राजेश राज, डीडी न्यूज के लिए। और मिजोरम के बाद अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज मणिपुर में कई विकास परियोजनाओं का शुभारंभ और शिलान्यास करेंगे। पीएम के दौरे को लेकर स्थानीय लोगों में जबरदस्त उत्साह देखने को मिल रहा है। मणिपुर के विकास से जुड़ी परियोजनाओं का उपहार लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राज्य का दौरा करेंगे। पीएम चुराचांदपुर में
7,300 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं की आधारशिला रखेंगे। प्रधानमंत्री राजधानी इम्फाल में 1200 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का शुभारंभ भी करेंगे। चुराचांदपुर में पीएम जिन परियोजनाओं का शिलान्यास करेंगे उनमें 3,600 करोड़ की लागत वाली मणिपुर शहरी सड़क, जल निकासी और परिसंपत्ति प्रबंधन सुधार परियोजना, 5 राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाएं, मणिपुर इंफोटेक डेवलपमेंट माइंड परियोजना और 9 स्थानों पर कामकाजी महिला छात्रावासों की स्थापना जैसी परियोजनाएं शामिल हैं। ये सभी प्रयास मणिपुर के समावेशी, सतत और समग्र विकास की केंद्र सरकार की प्रतिबद्धता को दिखाते हैं। पीएम के दौरे को लेकर स्थानीय लोगों में बेहद उत्साह है। नमस्ते मोदी जी, वेलकम टू चुराचांदपुर। प्रधानमंत्री चुराचांदपुर और इम्फाल में जनसमूहों को संबोधित भी करेंगे। प्रधानमंत्री राजधानी इम्फाल में जिन परियोजनाओं का शुभारंभ करेंगे उनमें मंत्रीपुखरी में नागरिक सचिवालय, मंत्रीपुखरी में IT SEZ भवन और नया पुलिस मुख्यालय, दिल्ली और कोलकाता में मणिपुर भवन, साथ ही 4 जिलों में महिलाओं द्वारा संचालित इमा मार्केट जैसी पहल शामिल हैं। मणिपुर में जो आ रहा है, माननीय प्रधानमंत्री आ रहा है, सब खुश है, अब खुश है, पर डेवलपमेंट भी आएगा, वो आएगा। And I would like to welcome our Prime Minister Narendra Modi, and I hope he brings peace and prosperity to our state. हमारा प्रधानमंत्री आने से विकास बहुत अच्छा से मिलेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आ रहे हैं तो हम उसके लिए भी स्वागत करती हूँ। नरेंद्र मोदी जी, हम आशा करते हैं कि जो डेवलपमेंट प्रोजेक्ट दे रहे हैं तो इसके फ़ायदा हम मणिपुर वासियों को ही ये फ़ायदा हमें लेना चाहिए, ये कहना चाहती हूँ। पूर्वोत्तर के राज्यों के विकास के लिए केंद्र सरकार लगातार कदम उठाती रही है। पीएम का विजन पूर्वोत्तर को भारत की विकास गाथा का केंद्र बिंदु बनाने का है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इम्फाल और चुराचांदपुर में जो जनता से संवाद करेंगे, वही संवाद मणिपुर की भविष्य की दिशा व दशा तय करेगा। कैमरा पर्सन सौरभ बख्शी और सहयोगी उर्मिलेश के साथ मैं निशांत राय, DD न्यूज इम्फाल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज गुवाहाटी में भारत रत्न डॉक्टर भूपेन हजारिका के जन्म शताब्दी समारोह में शामिल होंगे और इस दौरान कई रंगारंग कार्यक्रम भी प्रस्तुत किए जाएंगे। पीएम असम को कई विकास परियोजनाओं का उपहार भी देंगे। आपको दिखाते हैं यह खास रिपोर्ट। सुधार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी असम के 2 दिवसीय दौरे पर आज फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक के उस पार खबरों का सफर जारी है। आप देखते रहिए DD न्यूज। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। सुनो, एक अच्छी इंश्योरेंस पॉलिसी AI से पूछते हैं। एक ऐसी पॉलिसी जिसमें प्रीमियम पेमेंट हो लिमिटेड पर इनकम आती रहे लाइफ टाइम। LIC का जीवन उत्सव। एक ऐसी पॉलिसी जो दे होल लाइफ इंश्योरेंस कवर भी। LIC का जीवन उत्सव। वाह, चलो तो LIC की जीवन उत्सव पॉलिसी ही लेते हैं। मैं भी तुमसे यही कह रही थी। LIC का जीवन उत्सव। लाइफ टाइम सेलिब्रेशन मनाइए। LIC के जीवन उत्सव के साथ फ्यूचर सेट है। ब्रेक के बाद स्वागत है। DD न्यूज देख रहे हैं आप। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज गुवाहाटी में भारत रत्न डॉक्टर भूपेन हजारिका के जन्म शताब्दी समारोह में शामिल होंगे और इस दौरान कई रंगारंग कार्यक्रम प्रस्तुत किए जाएंगे। पीएम असम को कई विकास परियोजनाओं का उपहार भी देंगे। देखिए ये खास रिपोर्ट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी असम के 2 दिवसीय दौरे पर आज गुवाहाटी पहुंचेंगे। अपनी यात्रा के पहले दिन वो गुवाहाटी के खानापाड़ा में भारत रत्न भूपेन हजारिका जन्म शताब्दी समारोह में शामिल होंगे। असम सरकार ने डॉक्टर भूपेन हजारिका की जन्म शताब्दी का साल भर चलने वाला समारोह 8 सितंबर को पूरे राज्य में रंगारंग कार्यक्रमों के साथ शुरू किया था। डॉक्टर भूपेन हजारिका के आज होने वाले जन्म शताब्दी समारोह के दौरान 1200 से ज्यादा कलाकार अनूठा कार्यक्रम प्रस्तुत करेंगे और
सामूहिक रूप से भूपेन हजारिका के 14 सदाबहार गीतों को 18 मिनट से ज्यादा समय तक गाएंगे। डॉक्टर भूपेन हजारिका, भारत रत्न डॉक्टर भूपेन हजारिका 100वीं जयंती का जब प्रोग्राम होने वाला है, माननीय प्रधानमंत्री भी उपस्थित रहेगा। उसके सामने हम लोग एक गाना रेडी किया हुआ है असम गवर्नमेंट की तरफ से। ये चुने हुए 14 गाना है। उस गाने को हम लोग करीब 1000 से भी ऊपर आर्टिस्ट एक साथ परफॉर्मेंस करेंगे। भारत रत्न डॉक्टर भूपेन हजारिका जी का 100 साल का जो जन्म जयंती है वो बहुत ही धूमधाम से असम सरकार एक महोत्सव करने वाले हैं। उसमें से बहुत सारे गिने चुने असम के जो स्टार परफॉर्मर्स है, सिंगर्स है, सब लोग एकत्रित हुए हैं। बहुत प्राउड फील कर रहे हैं असम से। लाइक गवर्नमेंट, हम लोग के असम गवर्नमेंट ने ऑर्गेनाइज किया है ये जो इवेंट है। ये हम लोग के जो भारत रत्न लेजेंडरी सिंगर डॉक्टर भूपेन हजारिका जी का उनका 100th बर्थ एनिवर्सरी के लिए। तो अभी हम लोग 1000 से ऊपर हर डिस्ट्रिक्ट से हम लोग आ रहे हैं सिंगर्स गाना गाने के लिए। इस कार्यक्रम में प्रधानमंत्री द्वारा भूपेन हजारिका की जीवनी का भी विमोचन किया जाएगा, जो भारतीय संविधान द्वारा मान्यता प्राप्त सभी भाषाओं में प्रकाशित होगी। इस जीवनी को कुल 20 लाख लोगों तक पहुंचाया जाएगा। भारतीय रिजर्व बैंक ने भी भूपेन हजारिका के सम्मान में उनकी छवि वाला 100 रुपए का सिक्का जारी किया है और वित्त मंत्रालय ने इस संबंध में अधिसूचना जारी कर दी है। इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस सिक्के का आधिकारिक अनावरण करेंगे। डॉक्टर भूपेन हजारिका भारत के ऐसे विलक्षण कलाकार थे जो अपने गीत खुद लिखते थे, संगीतबद्ध करते थे और गाते थे। उन्हें दक्षिण एशिया के श्रेष्ठतम सांस्कृतिक दूतों में से एक माना जाता है। अपनी असम यात्रा के दूसरे दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 18,530 करोड़ रुपए से अधिक की लागत वाली प्रमुख बुनियादी ढांचा और औद्योगिक विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। प्रधानमंत्री दरंग में विभिन्न परियोजनाओं का शिलान्यास करेंगे और एक जनसभा को भी संबोधित करेंगे। अपनी 2 दिनों की यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी असम में जहां हजारों करोड़ की परियोजनाओं का या तो उद्घाटन करेंगे या फिर शिलान्यास, तो वहीं दूसरी ओर भारत की सांस्कृतिक पहचान को आगे बढ़ाने वाले डॉक्टर भूपेन हजारिका के जन्म शताब्दी समारोह में भी वे शिरकत करेंगे। इस समारोह में हजारों कलाकार डॉक्टर हजारिका को याद करेंगे, उनके गीतों को गाकर। कैमरामैन योगेश के साथ ऋषि कुमार, डीडी न्यूज, गुवाहाटी। और अब बात जीएसटी सुधारों की। देश भर में 22 सितंबर से जीएसटी की नई दरें लागू होने जा रही हैं। नई जीएसटी दरों में कॉपी, किताबें, पेंसिल, रबर और अन्य स्टेशनरी सामान पर टैक्स 0 कर दिया गया है। सरकार के इस फैसले से बच्चों की पढ़ाई पर आने वाला खर्च अब कम हो जाएगा। वहीं स्टेशनरी व्यापारियों का कहना है कि सरकार की छूट के बाद लोगों को निश्चित रूप से राहत मिलेगी। देखो सर, इस बार जो सरकार ने फ़ायदा दिया है उसमें हमारे कॉपियों के ऊपर, पेंसिल्स के ऊपर, रबड़ के ऊपर बिल्कुल 0 जीएसटी हो चुका है। जो 18 था वो बिल्कुल फ्री कर दिया, तो उससे रेटों में भी फ़र्क आएगा और जो हमारे ग्राहक है उनको भी 2 पैसे का फ़ायदा होगा। तो और बच्चों के लिए ये बेनिफिट है कि जो अभी बोझ बढ़ रहा था कि हमारे यहाँ पे पैसे बहुत ज़्यादा लग रहे थे फीस वगैरह का और इनका आइटमों के ऊपर, तो वो थोड़ा सा उनको फ़ायदा मिलेगा। जो एक्सरसाइज नोटबुक इन्होंने फ्री करी है, ये भी बच्चों को पढ़ने के लिए बहुत अच्छी और शिक्षा को आगे बढ़ाने के लिए काफ़ी सरकार का एग्रेसिव कदम है। जीएसटी की नई दरें 22 सितंबर से देश भर में लागू होने जा रही हैं, जिससे आम आदमी के काम में आने वाली जो रोजमर्रा के कई जरूरी काम की चीजें हैं, सामाने हैं, वो सस्ती हो जाएंगे। इनमें तमाम घरेलू और रोजमर्रा के इस्तेमाल वाली चीजें शामिल हैं, जैसे दूध, पनीर, टूथपेस्ट, शैम्पू, नमकीन और बिस्किट से लेकर कपड़े तक, जिनके दाम कम होने वाले हैं। व्यापार जगत से जुड़े लोगों की माने तो सरकार की तरफ से दिवाली का ये एक बड़ा तोहफा जीएसटी की दरों में कमी करके सरकार ने दिया है। इससे आम आदमी को बड़ी राहत मिलेगी। तो वहीं आम जन का कहना है कि इससे घर के बजट में होने वाला खर्च कम होगा। नवरात्रा का सीजन चालू होने वाला है, 10 दिन बाद नवरात्रा आएगी, उसके बाद फिर दिवाली का इतना बड़ा त्यौहार हमारे देश में धूमधाम से मनाया जाता है। ऐसे समय में जीएसटी की दरें 5% जो घरेलू सामान्य आइटम है उस पर कम करना, और सामान्य की बात करूं मैं, जो ऊपर के आइटम है, गाड़ी है, मोटरसाइकिल है, इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम है, सब पे आज 18% जो जीएसटी कम कर दिया गया है। वास्तव में इससे पूरा देश खुशहाल होगा।
जहाँ तक मैं ये कह रहा हूँ कि खाद्य की चीज़ें, खाद्य तो सब फ्री हैं, फ्री कर दी हैं गवर्नमेंट ने। और अगर मान लीजिए कुछ चीज़ें हैं भी, जैसे तेल है, तेल पे अभी 5% है, और दूसरी चीज़ें हैं उन पे भी 5% है, परंतु फिर भी कुल मिलाकर के अगर ये सोचा जाए कि एक गृहिणी जो अपना महीने का जो बजट बनाती थी, उसमें करीबन मेरा अंदाज़ा ये है कि कम से कम भी नहीं तो 10-12% का उसको एक तरह से इजाफा मिलेगा। पहले ही हमारे लिए दिवाली लेकर आ रही है। हमारे घर का बजट जो कि अभी इन दिनों काफ़ी ज़्यादा बढ़ा हुआ था, इस जीएसटी के कम होने से हमारे बजट में काफ़ी फ़र्क पड़ेगा। आम उपभोक्ता की चीज़ है, खासकर चाहे वो मेडिसिन हो, चाहे वो घर का सामान हो, चाहे वो आम आइटमें हो, चाहे ऑटोमोबाइल में जो 28 से 18% आई है, वो भी एक आम आदमी को बहुत बड़ी राहत है और उनको एक अच्छा बेनिफिट, और घर खर्च के लिए उनके पास एक एक्स्ट्रा पर्स के अंदर पैसा हो गया है जो वो अपनी दूसरी ज़रूरतों को उससे पूरा। जब भी कोई चेंजेस होते हैं, वो जो लोअर तबका है, मिडिल क्लास है, उनके पास ऑन होना चाहिए। इस वाले चेंजेस के अंदर सबसे बड़ा बेनिफिट ये हुआ है कि उन लोगों को ही फ़ायदा हुआ है। अदरवाइज़ अपर क्लास को फ़ायदा होता है, बिजनेसमैन को फ़ायदा होता है। इसके अंदर सीधे फ़ायदा घर के अंदर पहुंच रहा है। और अंतर्राष्ट्रीय खबरों का रुख करें तो नेपाल में नए चुनाव की तारीखों का भी ऐलान हो गया है। राष्ट्रपति ने नए संसदीय चुनाव कराने की तारीख 5 मार्च 2026 तय की है। राष्ट्रपति रामचंद्र पौडेल ने अंतरिम प्रधानमंत्री सुशीला कार्की की सिफारिश पर प्रतिनिधि सभा को भंग कर दिया है। ये शुक्रवार रात 11 बजे से प्रभावी हो गया है। राष्ट्रपति कार्यालय की ओर से जारी प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार प्रतिनिधि सभा के अगले चुनाव की तिथि 5 मार्च 2026 निर्धारित की गई है। कई दिनों तक जेनजी प्रदर्शनकारियों, नेताओं, राष्ट्रपति पौडेल और अन्य कानूनी विशेषज्ञों के साथ हुई चर्चाओं के बाद आखिरकार कल देर शाम अंतरिम प्रधानमंत्री के लिए सुशीला कार्की के नाम पर सहमति बनी थी। सुशीला कार्की ने अपनी पहली कैबिनेट बैठक में आम चुनाव का प्रस्ताव रखा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सुशीला कार्की को नेपाल की अंतरिम प्रधानमंत्री बनने पर शुभकामनाएं दी हैं। पीएम ने एक्स पर लिखा है कि नेपाल की अंतरिम सरकार की प्रधानमंत्री के रूप में पद ग्रहण करने पर माननीय सुशीला कार्की जी को हार्दिक शुभकामनाएं। नेपाल के भाई बहनों की शांति, प्रगति और समृद्धि के लिए भारत पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। और खबरों में आगे बढ़ेंगे। आपको बता दें कि केंद्रीय उड्डयन मंत्री राममोहन नायडू ने अलायंस एयर के साथ एक समीक्षा बैठक की। राममोहन नायडू ने बैठक की जानकारी एक्स पर साझा करते हुए लिखा है कि अलायंस एयर के संचालन और प्रबंधन पर एक व्यापक समीक्षा बैठक हुई। अलायंस एयर कुछ दूरस्थ क्षेत्रों को जोड़कर और टियर 2 और टियर 3 शहरों को उड़ान योजना के तहत जोड़कर देश भर में क्षेत्रीय संपर्क को मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। ये एयरलाइन वास्तव में नए भारत की उड़ान है, जो हमारे युवा राष्ट्र की तेज संपर्क और गहरे संबंधों की आकांक्षाओं को दर्शाती है। मुझे विश्वास है कि अपनी अनूठी क्षमताओं के साथ अलायंस एयर अपने पंख और भी व्यापक बनाने के लिए पूरी तरह तैयार है। और बात करें खेलों की तो भारत के सात्विक साईराज रंकीरेड्डी और चिराग शेट्टी की जोड़ी हांगकांग ओपन 2025 के फाइनल में पहुंच गई है। अंतिम 4 में भारतीय जोड़ी ने चीनी ताइपे के चेन जेन कुआन और लिन बिंग वेई की जोड़ी को 21-17, 21-15 के अंतर से हराया। इससे पहले खेले गए प्रतियोगिता के क्वार्टर फाइनल में सात्विक चिराग की जोड़ी ने मलेशिया के जुनैदी आरिफ और रॉय किंग याप की जोड़ी को हराकर सेमीफाइनल में जगह पक्की की थी। भारत के लक्ष्य सेन हांगकांग ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के सेमीफाइनल में कोर्ट पर उतरेंगे। अंतिम 4 में लक्ष्य का सामना ताइवान की टिन चेन से होगा। इससे पहले खेले गए प्रतियोगिता के क्वार्टर फाइनल में लक्ष्य सेन ने हमवतन खिलाड़ी आयुष शेट्टी को 21-16, 17-21, 21-13 के अंतर से पराजित किया था।
इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। डीडी न्यूज पर खबरों का सफर लगातार जारी रहेगा। आप देखते रहिए डीडी न्यूज। नमस्कार।